9वीं कक्षा हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारे हिंदी टेक्स्ट बुक के 7th लेसन डॉक्टर का अपहरण ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। अपहरण का मतलब होता है किडनैप और लेखक का नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। उनका परिचय, उनका जन्म 9 मार्च 1938 में और मृत्यु उनके 14 नवंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में इंदिरापुरम में हुआ। परिचय, हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। प्रतिष्ठित यानी बहुत ही जाने माने या बहुत ही अच्छे पोजीशन के बाल साहित्यकार, बच्चों के लिए बुक्स लिखने वाले एक साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। उनकी जितने भी रचनाएं जो बच्चों के लिए है, वो रचनाएं अपने परंपराओं को खोजने वाली और बच्चों की जिज्ञासा यानी जानने का जो उत्सुकता है, एंग्जाइटी है, उसको बढ़ाने वाली और बच्चों की जो कल्पनाएं हैं, उनके मन में जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं, उनको नूतन रंग यानी नए रंग भरने वाली हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। ये जो है वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक और बाल उपन्यास, बाल मतलब बच्चों के लिए जो उपन्यास है वो है ये। विज्ञान कथा जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। जीवन में कोई भी जो घटना हुई, उस घटना के दिलचस्पी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन करना, वर्णन करना, उसे कहानी कहते हैं। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है, यानी साइंस से रिलेटेड एक स्टोरी है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, ये जो कहानी है डॉक्टर का अपहरण, उसके ज़रिए ये हमारे देवसरे जी, हमारे लेखक जी ने हमें उद्योगों के अंधाधुंध विकास, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज़ के अंधाधुंध यानी कोई लिमिटेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेटली या क्या बोलते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, ऐसा जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में। और मशीनों की बढ़ती संख्या, बढ़ता हुआ मशीन की गिनती और फैलते प्रदूषण, इन सभी की वजह से जो फैलने वाले प्रदूषण, पोल्यूशन, बढ़ती बीमारियां, जिनका रिजल्ट है बढ़ती हुई बीमारियां, जलवायु, हवा और पानी, ये सब जो परिवर्तन जिसमें होता है, चेंजेस जो होते हैं, उन सभी के कुप्रभाव, इनका सबका बुरा असर के बारे में, उसके प्रति हमें जागरूक किया है, हमें चेतावनी देने की कोशिश किए हैं। अभी हम पाठ में क्या दिया हुआ है देखते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, शब्दों में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए ज़्यादा कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमसे बात करने जैसा बोल रहे हैं लेखक कि कुछ महीनों पहले आप लोगों ने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता होना यानी गायब हो जाना, उसका समाचार, न्यूज़ पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद तो फिर कुछ भी न्यूज़ आया नहीं। हुआ ये था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। आदत के अनुसार मतलब उनके लाइफ में लगातार इस तरह होता होगा, आधी रात को कोई ना कोई कॉलिंग बेल बजाते हैं तो वो उठकर बैठे। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है। तो उनकी पत्नी जागी पर बिस्तर से उठी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हर रोज़ की तो बात है ये। जब भी कोई मरीज़ सीरियस होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता, अगर कोई मरीज़ किसी के घर में बहुत बेहाल कंडीशन में है, चलकर आ नहीं सकते दवाखाने तक, तो
पेशेंट के जो रिलेटिव्स है डॉक्टर को अपने घर ले जाते बुलाकर। ऐसा कुछ होता तो उनके साथ भी जाना पड़ता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वो इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष यानी खुशी से। तो डॉक्टर भटनागर की आदत इस तरह थी कि उनको मरीजों की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता था, परम कर्तव्य समझते थे। यानी उनके कर्तव्यों में से सबसे बड़ा कर्तव्य मरीजों का इलाज करना या उनकी सेवा करना वो मानते थे। इसलिए खुशी खुशी जो कोई भी बुलाने आते उनके साथ चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या ना दे इसकी उन्हें कभी चिंता ना थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। उस रात भी इसी तरह हुआ कि वो उठे और गाउन पहने ही, यानी रात को जो नाइट गाउन होता है जो पहनते हैं वो पहने ही जो कोई भी आए थे उनको बुलाने उनके साथ चले गए दवाई की बैग लेकर। आम तौर से होता ये था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो आम तौर से यानी हमेशा अक्सर ऐसे ही होता था कि 1-2 घंटे में वापस लौट आते थे या फिर सवेरे होते होते ही आ जाते थे, ताकि उन्हें हॉस्पिटल वक्त पे जा सके, क्योंकि उनकी आदत थी हॉस्पिटल में कभी वो लेट नहीं जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई यानी टेंशन में आ गई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर यानी ज़्यादा क्रिटिकल होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर ये भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। तो उनकी पत्नी को पहले ऐसा लगा कि मरीज जो है, जो रोगी है, बीमार जो बंदा है वो शायद ज़्यादा सीरियस होंगे इसलिए लेट हो रहा है। फिर ऐसे भी सोचने लगी कि शायद लेट होने की वजह से सीधे हॉस्पिटल चली गई हो गए, वो भी सोचा। लेकिन कुछ देर के बाद हॉस्पिटल से मरीज लोग उनको ढूंढकर घर पे आने लगे तो उन्हें ज़्यादा चिंता होने लगी, हैरानी उनकी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया। मित्र यानी दोस्तों को और कुछ अन्य संबंधियों, कुछ और रिलेटिव्स को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी ना मिली, किसी को भी पता नहीं। कुछ देर के लिए वो यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हो। फिर उनको ऐसे ही उनके मन में ये था कि ये सोचकर शांत बैठी कि शायद वो कई दूर के गांव में गए होंगे कोई मरीज का इलाज करने, और इतने दूर होने के कारण शायद वापस आ नहीं पाए होंगे टाइम पे। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। पुलिस भी परेशान हो गए, क्योंकि इतने अच्छे एक व्यक्ति, एक भले आदमी का अचानक ऐसा गायब हो जाना, उसकी वजह क्या है और कहाँ गए होंगे, ये पुलिस भी हैरान हो गया सोचकर। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस मिशन आप जानते हैं, उसमें उसका स्पेसिफिकली नाम इसके लिए क्योंकि वो कॉर्डलेस है, वायर उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। पुलिस लोगों के पास वायरलेस मशीन्स रहते हैं तो एक दूसरे को मैसेज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गए। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। तो ये जो न्यूज़ है, एक समाचार है, आग की तरह हर जगह में, बिजली की तरह हर जगह में फैल गए पूरे शहर में। और उनकी पत्नी से जब पूछताछ किए कि उनका खो जाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए कुछ सूत्र बताइए, कुछ ऐसा क्लू दे दीजिए या कुछ ऐसा डिटेल दे दीजिए जिसकी मदद से उन्हें ढूंढ सकूं, लेकिन उनके पास एक ही सूत्र के अलावा कुछ नहीं था।
उन्होंने कहा सिर्फ इतना कि वो अपने खुद की गाड़ी में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी और उनका ये कहना था कि उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। वो इतने यकीन के साथ इसलिए कह रहे हैं कि कोई गाड़ी आई थी क्योंकि बड़े बड़े गाड़ियों के बड़े बड़े पहिए मीन्स व्हील के निशान छापा उन्होंने सुबह सुबह घर के बाहर रोड पे और फुटपाथ पे वगैरह देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी ना मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से ये सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। बस इतनी सी बात पुलिस को पता चला कि कोई ट्रक या बस इससे बड़े कोई गाड़ी में गए क्योंकि गाड़ियों के जो पहिए थे बहुत ही बड़े थे और आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया लेकिन कोई जानकारी ना मिली। फिर भी पुलिस लोगों ने वायरलेस से सभी जगह में ये संदेश भेज दिया है कि अगर किसी को कोई एक्सीडेंट का खबर मिले तो वो भी तुरंत बता दे। मतलब इन लोग ये भी शक कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर भटनागर जी के एक्सीडेंट तो नहीं हुए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था इसलिए ये शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई। हत्या यानी मर्डर, तो उनका कोई दुश्मन भी नहीं थे, शत्रु यानी दुश्मन, इसलिए ये भी डाउट करना मुश्किल था या नाम डाउट करने का मतलब नहीं था कि उनकी कोई हत्या कर दी हो। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक ये कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। ये सब मूवीज़ में हम भी देखते हैं। तो एक पुलिस लोग दो बात पे गौर कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि एक ऐसा हो सकता है कि कोई गुंडे उन्हें उठाकर ले गया हो और उनकी पत्नी से बड़ा रकम मांगने वाला हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डाकू दल यानी ग्रुप वाले कोई उठाकर ले गए हो, उनमें से कोई डाकू का इलाज करने के लिए। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी ना मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। तो काफ़ी दिन बीत गए, कोई जानकारी नहीं मिली। इतना अचानक ऐसे रहस्यात्मक ढंग से यानी एकदम सीक्रेट तरीके से या राज भरी हुई तरीके से इनका गायब हो जाना, सिर्फ पुलिस लोग ही इससे परेशान थी नहीं बल्कि शहर के सभी लोग भी भयभीत हो गए थे, डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। तो लोग सब भय से मतलब डर से कांपने लगे, लोग सब भयभीत होने लगे। तो डॉक्टर भटनागर का जो गायब होने का समाचार है न्यूज़ से एक बार छापा, उसके बाद उसको दोबारा दोहराया नहीं गया क्योंकि लोग और भी ज़्यादा डर जाएंगे, इसीलिए डर का वातावरण नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वो न्यूज़ को दोबारा नहीं लाया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। निराश होना यानी हताश हो जाना, उनका उम्मीदें चली गई थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो मिसेस भटनागर बहुत ही पागल जैसे हो गई थी, बहुत ही परेशान चिंतित हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठकर दरवाजे पे खड़ी हो जाती और जैसे मानो कि वो भटनागर जी के प्रतीक्षा कर रही है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। तो कुछ महीनों के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर जी ने सुबह दरवाज़ा खोलने पर वही सेम तरीके की गाड़ी की पहियों की निशान देखे।
उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब वापस आए होंगे, लेकिन कहाँ, दिखाई तो नहीं दे रहा। तो उन्होंने तुरंत क्या कर दिए, पुलिस को सूचना मतलब पुलिस को फ़ोन करके बता दी और खोज वापस चालू हो गए। पुलिस का एक ग्रुप तो उनके घर में भी आए। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ लगाना कठिन था। गाड़ी के निशान तो देखे, लेकिन उससे कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, अवश्य नहीं ज़रूर, एक सीढ़ी ज़रूर मिली जो लिफाफे में बंद थी। लिफाफा यानी एनवलप, उसमें बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। तो वो सीढ़ी किसके नाम से थे, श्रीमती भटनागर यानी डॉक्टर भटनागर की वाइफ के नाम। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। तो वो सिर्फ ऑडियो की सीडी थी। वो ऑडियो सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था अरेंजमेंट की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ मतलब बहुत ही स्तंभित, एकदम चौंक गए, शॉक्ड हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। वो सीडी में से जो आवाज़ निकले वो डॉक्टर भटनागर की थे। अभी जो आगे बता रहे डॉक्टर भटनागर के आवाज़ में, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। तो डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं, आप लोग मेरे लापता होने की वजह से परेशान होंगे, ये भी शायद सोचे होंगे कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और सही सलामत हूँ। लेकिन मैं कहाँ हूँ, आप लोगों से कई करोड़ माइल दूर एक अन्य दूसरे एक सौरमंडल यानी दूसरे एक सोलार सिस्टम में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। तो भटनागर जी और आगे बता रहे हैं कि धरती वाले सभी लोग ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमारे आगे कुछ नहीं, हमारे अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन इस तरह नहीं है। हमारे सोलार सिस्टम के जैसे, हमारे सौरमंडल के जैसे कई सारे और भी सौरमंडल है और भी कई सारे सूर्य है। सभी सूर्य के अपने अपने ग्रह यानी प्लैनेट्स है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। और उसी सभी ग्रहों में दुनिया बसी यानी जीवन है, जीवित लोग रहते हैं, पर उन लोग सभी हमसे कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है यानी बहुत ही डेवलप्ड है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा ये भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। तो डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं कि मुझे हमारे घर परिवार सबको छोड़कर, इस मेरे अपने पृथ्वी को छोड़कर यानी धरती को छोड़कर यहाँ पर आने का दुख तो ज़रूर है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरे अंदर जो भ्रम था, जो वहम था कि पृथ्वी के लोगों के अलावा, धरती के लोगों के अलावा और कोई नहीं है, ये जो मेरा वहम दूर हो गए। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो जो मैं ये बात कह रहा हूँ, इस बातचीत से आपको पृथ्वी के लोग थोड़ा कुछ सबक सीखेंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। तो ये डॉक्टर का अमेरिका में एक बार सम्मान हुआ, मतलब कुछ अवार्ड वगैरह दिए होंगे, उनके बारे में स्पेशल प्रोग्राम वगैरह रखे होंगे। तो उनके जो जानकारी है, उनका ज्ञान है, नॉलेज है, उसके बारे में भी, अमेरिका में हो गए हुए ये सम्मान के बारे में भी ये ग्रह के लोग यानी जो ग्रह में अभी डॉक्टर भटनागर है, उस ग्रह के लोग गुप्त रीति से यानी बहुत ही सीक्रेटली सूचनाएं, जानकारी इकट्ठे की थी। ये सभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। ये तभी से, मतलब तब से लेकर इन लोग मेरे किडनैपिंग का प्लान बना रहे थे, योजना यानी प्लान। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा।
तो उस दिन रात को जब कॉलिंग बेल बजा और मैं घर के बाहर आया तो एक आदमी मुझे पास में खड़ी गाड़ी पर चढ़ने के लिए कहा, इशारा किया, कहा नहीं इशारा किया। और हमेशा की तरह एकदम नॉर्मल तरीके से मैं उसमें चढ़ने के लिए गया तो उस गाड़ी की जो रूप है विचित्र यान यानी अजीब किस्म का, वो गाड़ी को देखकर मैं चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर यान के अंदर डाल दिया। तो ये देखकर मैं थोड़ा डर गया इस गाड़ी को देखकर। तो मैं इससे पहले कि मैं कुछ उनके अगेंस्ट कुछ करता या फिर भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही 3 लोगों के बहुत ही मजबूत हाथों ने मुझे पकड़कर गाड़ी के अंदर या उस यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वो यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। तो इस तरह उन्हें उस गाड़ी में, उस यान में पकड़ कर डाला और घबराहट होने की वजह से ये डॉक्टर बेहोश हो गया और होश आया तो वो दूसरा एक ग्रह पर, जहाँ पर अब वे हैं, वहाँ उस ग्रह पर पहुँच चुके थे और उन्हें एक स्पेशल किस्म का, स्पेशल तरीके का प्लास्टिक का एक सूट पहनाया गया ताकि उधर के जो वातावरण, उधर के जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ अनुकूल यानी सूटेबल रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर आके महीनों हो गए हैं और यहाँ से तो मैं भाग नहीं सकता, इसलिए मेरे रिक्वेस्ट के वजह से यहाँ के लोग मुझे ये संदेश एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँचाने की, ये रिकॉर्ड बनाकर पहुँचने की या भेजने की अनुमति, परमिशन दिया है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, मतलब यहाँ पर भटनागर ग्रह का नाम, प्लैनेट का नाम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि इस ग्रह का नाम बहुत ही अजीब है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न यानी अलग। तो जैसे हम हमारे धरती में रहते हैं, यहाँ पर भी सब कुछ है। विज्ञान बहुत आगे, मतलब साइंस का फील्ड बहुत आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर एक सौरमंडल से यानी एक सोलार सिस्टम से दूसरे सोलार सिस्टम में आसानी से लोग आते जाते हैं। उसके लिए उनके पास यान है यानी स्पेशल तरीके की गाड़ी है और यहाँ पर घर, कारखाने यानी फैक्ट्री, सभी कुछ है, बड़े बड़े गाड़ियाँ, लेकिन धरती में जैसा है उससे बिल्कुल अलग, भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है यानी इनका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही अलग है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। बाकी बहुत सारे सौरमंडल यानी सोलार सिस्टम के बारे में उनको बहुत सारे जानकारी भी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट यानी करीब है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो हमारे जो सोलार सिस्टम है इनके ग्रह से काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से मेरा अपहरण, मेरा किडनैप आसानी से इन लोग कर पाए। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस। तो मेरा अपहरण किस वजह से मेरे किडनैप किए, ये बताने से या ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ के लोग या इस ग्रह के लोग मेडिकल फील्ड में या मेडिकल साइंस में बहुत ही पीछे हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। ये एक ऐसा देश है, ऐसा ग्रह है, ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पर विज्ञान, साइंस अपने सबसे टॉप पोजीशन में पहुंच चुका है, यानी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गए हैं कि यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं रहे, मशीन जैसे बन गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी और
यहाँ के लोग, दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। तो डॉक्टर भटनागर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गए हैं कि इंसान अब इंसान नहीं रहा, मशीन बन गए हैं। और जो बचा कुचा जो लोग हैं, आदमी है, जो इंसान है, वो मशीनों के गुलाम बन चुके हैं। और यहाँ के लोगों को अभी ऐसे कुछ एक विचित्र यानी अजीब किस्म का सड़न रोग यानी बदन सड़ने का एक रोग, एक बीमारी होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वो आदमी मर जाता है। तो ये जो नया रोग बीमारी वहाँ पर ये शुरू हो गई है। शरीर का, बदन का कोई एक अंग, एक पार्ट सड़ने लग जाते हैं अचानक और वो धीरे धीरे वो इंसान मर जाते हैं। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा यानी बिना कोई काम के, एकदम साइलेंट, या क्या बोलते हैं, एकदम कामचोर बना दिया है, या फिर बोल सकते हैं कि आइडल बना दिया है, लेज़ी बना दिया है। उन्हीं मशीनों की वजह से ही ये बीमारी अभी हो गए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। तो यहाँ के लोग, यहाँ के इस ग्रह के, इस प्लैनेट के वैज्ञानिक लोग यानी साइंटिस्ट लोग ये मेरे बारे में सुना और सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ पर ले आए और साथ में मिलकर सोचकर कुछ बीमारी के लिए कोई इलाज ढूंढ निकाले। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैं बैठकर मेरी धरती के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि धरती में भी विज्ञान इतना बढ़ गया है और उद्योग यानी इंडस्ट्रीज इतने बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं कि मशीनों की गिनती दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। मशीनों की वजह से, कारखानों के, फैक्ट्रियों की वजह से एटमॉस्फेयर प्रदूषित हो रहे हैं यानी पोल्यूटेड हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। अगर इसी तरह कारखाने, मशीनें, प्रदूषण ये सब बढ़ते जाएंगे तो अधिक दिन नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है, पृथ्वी का भी यही हालत होगा। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। संकेत यानी यहाँ इशारा है। जो अभी आज पृथ्वी पर, धरती पर कैंसर, दिल की बीमारी मतलब हार्ट डिसीजेस, तनाव के कारण यानी अकेलापन के वजह से जो होने वाली बीमारियाँ, टेंशन से होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर, ऐसे काफ़ी कुछ है जो ये सब आने वाले भविष्य के लिए चेतावनी हैं, इशारे हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। ये सभी मुसीबत इनके यहाँ के लोगों के ऊपर आए हैं, पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति ये है कि अगर तुरंत कोई उपाय ना किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार यानी भीमाकार, बहुत ही बड़े बड़े मशीनें और बड़े ऊंचे इमारत, बिल्डिंगें और कारखाने वगैरह होंगे, पर यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएंगे अगर तुरंत कोई उपाय इस बीमारी के लिए नहीं ढूंढ पाया तो। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण ये रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ये चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। ये सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। तो कह रहे हैं कि यहाँ के इतने विज्ञान, इतना साइंस आगे बढ़ने के बावजूद यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र इतने पीछे क्यों हैं। ऐसा सवाल हमारे आप लोगों के मन में आते होंगे।
इसका जवाब ये है या इसका कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे के रहने वाले निवासी यानी रहने वाले लोगों का शरीर बदन बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही कड़क होता है। उनकी जो चमड़े हैं ऊपर के बहुत ही जाड़े मोटे होकर प्लास्टिक जैसे एक पदार्थ से बनी होती है और हवा पानी मिट्टी का कोई असर इन चमड़ों पर नहीं होती। लेकिन जब ये बच्चे रहते हैं तो मतलब जो बच्चे इनके जन्म लेते हैं उनका चमड़ा बहुत ही नरम बहुत ही मुलायम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इनका चमड़ा बहुत ही सख्त बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, कड़क। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि बच्चा जन्म लेते तो तभी प्रदूषण का असर इतना नहीं होता, लेकिन आगे बड़े होते होते उतना और दिन आगे इस प्लैनेट में रहने की वजह से प्रदूषण की वजह से उनका चमड़ा उस तरह बन जाता है। ये सब यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट। यहाँ के लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसीलिए इन्हें कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? बराबर है, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर उसके बारे में भला कौन सोचेंगे? इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। अध्ययन यानी स्टडी। मैं इस बीमारी का स्टडी तो कर लिया और इनके शरीर की बनावट का भी, इनका शरीर किस तरह बने हुए हैं उसका भी स्टडी मैंने किया। किंतु समस्या ये है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। तो समस्या यानी परेशानी, सवाल ये है कि जो धरती में जो चिकित्सा सिद्धांत है यानी जो मेडिकल प्रिंसिपल है वो यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग, घातक यानी फैटल डिसीज़, जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण मतलब जो अंग, जो बॉडी पार्ट खराब हो गए उसको निकाल कर उसके जगह में आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स लगाना, उसको अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। उसके लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। तो उसके लिए दवाएं भी ज़रूरत है और ज़रूरत के कुछ साज सामान यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है, मुश्किल है या नामुमकिन है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। तो मेरे अकेले की बस की बात नहीं है ये, और अकेले ये काम संभव भी नहीं है। और मैं यहाँ से तब छुटकर निकलूँगा वापस पृथ्वी पर, तब पहुँचूँगा जब मैं इनका इस बीमारी के लिए कोई इलाज ढूंढ कर दूँ। तो इसीलिए यहाँ के लोग पृथ्वी से और कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर लोगों को, कुछ वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट लोगों को उठाकर लाने का प्लान कर रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, यानी मैं इनकी ये बात को मान नहीं रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए तो अभी तैयार नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन लोग खुद अपना इलाज शुरू करें, खुद ही जांच करें और इलाज करके ठीक हो जाए, लेकिन इन लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि अब ये बात गुप्त रखी जा रही है, गुप्त यानी सीक्रेट में रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। तो अब ये किसी को रिवील नहीं किया हुआ है, बताया नहीं है कि इनका क्या प्लान है, कितने लोगों को पृथ्वी से उठाने का है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अगर मैं पृथ्वी पर, धरती पर वापस आना चाहूँ तो भी मैं अपनी मर्जी से यहाँ से आ नहीं सकता, इनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा, मतलब इनके खिलाफ जाकर इनकी दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जितना हो सके दोस्ती में इनका भी काम करे और हमको वापस जाने भी दे, ये सोचना है। फिलहाल ये कहना ठीक नहीं, कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। मैं वापस आने तक आप लोग ये समझ जाइए कि मैं कोई विदेश यात्रा पे, मतलब फॉरेन ट्रिप में गया हूँ।
डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के ये संदेश को सुनकर सभी चकित थे। इनका ये जो रिकॉर्ड किया हुआ इस मैसेज को सुनते ही लोग और चकित हो गए और स्तब्ध हो गए और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था। रहस्योद्घाटन यानी रहस्य का, राज का खुलासा हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। वो जो खुलासा आज के लिए भी काम आते हैं और भविष्य के लिए भी।